अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इसका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लेटेंट क्या होता है। लेटेंट कहते हैं हम मख्फी, हिडन, यानी ये छुपी हुई चीज है। अब इसमें जो छुपी हुई चीज है वो बेसिकली क्या है, वो टेम्परेचर इसमें छुपा हुआ है। यानी टेम्परेचर जो है वो हम इस प्रोसेस के अंदर कांस्टेंट रखने वाले हैं। हीट हरारत को कहते हैं और आपको पता है कि हीट जो है वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ये होता है कि वेपर्स बने। अब जैसे कि इससे पहले हमने वीडियो की थी उसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी हमने फ्यूज किया था दो चीजों को, लिक्विड को सॉलिड में या सॉलिड को लिक्विड में हम फ्यूज करते थे। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा कि हम यहाँ पे वाटर के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। वाटर बॉयल होने लग जाएगा और वो अपनी गैसियस स्टेट में जाने लग जाएगा। फ्यूजन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, तो यहां पे कौन सी चीज चेंज होगी, यहां पे लिक्विड जो है उसको हम वेपर स्टेट में लेके जाएंगे, यानी उसको गैसियस स्टेट में लेके जाएंगे। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले इसकी क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी क्वांटिटी ऑफ हीट वो हरारत की मकदार होगी जो यूनिट मास, यानी यूनिट मतलब एक किलोग्राम मास को लिक्विड से गैस में कंप्लीटली चेंज करेगी। लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैस हो जाएगा और उसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे अब हमें पता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी वाटर 0 सेल्सियस पे फ्रीज होता है और 100 सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो जब तक पूरे का पूरा लिक्विड जो है वो वेपर्स में नहीं चला जाएगा, वो गैसियस स्टेट में नहीं चला जाएगा, तब तक वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 सेल्सियस ही रहेगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली HV यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा QV बाय M। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू है डेल्टा QV बाय M। इन डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा QV मतलब हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट जो हमारे पास है दैट चेंज यूनिट मास करेगी। तो बेसिकली डेल्टा QV क्या होती है, डेल्टा QV जो है ये पूरी हीट जो हमने सिस्टम को दी हुई है, तो वो जिससे हम चेंज करना है, लिक्विड को गैसियस स्टेट में लेके जाना है, तो एक पूरे सिस्टम को जो हमने हीट दी हुई है वो डेल्टा QV होती है, यानी चेंज ऑफ हीट जो है। इसी तरह से जो HV है ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और M क्या है, मैस है। यानी यूनिट मास के लिए जो हम हीट निकालेंगे वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन HV, जबकि डेल्टा QV क्या है, जो हमने पूरे सिस्टम को दी हुई है। यानी अगर हमारे पास, मैं इस तरह से बना के आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा, यानी कि हमारे पास सिस्टम है और डेल्टा QV जो है वो हीट है, क्वांटिटी ऑफ हीट है दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस, यानी पूरे सिस्टम की हीट है। और HV हमारे पास क्या है, जो यूनिट मास के लिए, यूनिट मास यानी 1 किलोग्राम मास हमारे पास जो है, यानी अगर लिक्विड को हमने गैस में चेंज करना है तो यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, चेंज इनटू वेपर स्टेट में जाएगा। तो उस हीट को बोलेंगे कि ये हीट हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको HV कहते हैं। और डेल्टा QV जो हमारे पास है ये पूरे सिस्टम की हीट है, यानी है तो दोनों हीट हमारे पास, HV भी हमारे पास हीट है और ये भी हमारे पास क्या हीट है, लेकिन HV जो है ये यूनिट मास के लिए है, जबकि QV जो हमारे पास है ये पूरे सिस्टम की हीट है और M क्या है, मास है। अब इसका यूनिट देखते हैं, तो ऐसे यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ
वेपराइजेशन हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि हीट जो है इसको हम किस में लेते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो दैट्स वाई एनर्जी की यूनिट क्या होता था, जॉल, तो हीट को हम किस में लेंगे, जॉल में लेंगे। मैस को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो जब ये ऊपर चला जाएगा यानी हीट का यूनिट हमारे पास है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे हीट का यूनिट जॉल है, और मैस का यूनिट क्या होता है, मैस का यूनिट केजी यानी किलोग्राम होता है मैस का यूनिट। तो इसकी पावर यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी जॉल पर केजी। तो इस तरह से हमने इसका यूनिट निकाला हुआ है। ऐसे यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास जो है वो होता है जॉल पर केजी, यानी जॉल पर केजी हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इसका यूनिट है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। व्हेन वाटर इज हीटेड इट बॉयल एट 100 सेल्सियस, यानी जब हम वाटर को हीट अप करते हैं इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे जब जाता है तो वाटर क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर पे। इसको मजीद ग्राफिकली भी आपको बताते हैं, और इससे पहले हमने चेंज ऑफ स्टेट की वीडियो की है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा, और यहाँ आई का निशान आ रहा होगा, तो उससे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है कि टेम्परेचर किस तरह से इंक्रीज करता है, और वहां पे हमने थर्मोमीटर लगा के बाकायदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है, तो इसलिए आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है। तो वाटर बॉयल एट 100 सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होने लग जाता है, तो इट मीन दैट इस टेम्परेचर रिमेन 100 सेल्सियस अंटिल इट चेंज कंप्लीटली इनटू स्टीम, यानी इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस ही रहेगा जब तक ये मुकम्मल तौर पर वेपर नहीं बन जाते, ये गैसियस स्टेट में नहीं चली जाती, स्टीम नहीं बन जाती। इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अबाउट 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर केजी, यानी इतनी हीट जो है हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ती है। 1 किलोग्राम जो हमारे पास मैस होगा उसको अगर आपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में कंप्लीटली चेंज करना है तो आपको जो उसकी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी वो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ उसको हीट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर की जो एक लिक्विड को गैसियस स्टेट में हमने लेके जाना है, तो इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अबाउट 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर केजी चाहिए होती है। दैट इज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल हीट टू चेंज इट कंप्लीटली इनटू गैस स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में लेके जा रहे हैं, वेपर स्टेट में लेके जा रहे हैं, और उसको हीट एनर्जी कितनी चाहिए होगी, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल जो है वो हीट एनर्जी चाहिए होगी। अब हम ग्राफिकली इस चीज को आपको बताते हैं कि ग्राफ में क्या तरीकाकार था। तो हमें पता है कि जब सॉलिड जो है उसको हमने लिक्विड में चेंज करना हो, यानी अगर हमारे पास आइस है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि हमारे पास सॉलिड है, तो इसको आपने सबसे पहले किस में लेके जाना होता है, सॉलिड को आपने लिक्विड में लेके जाना है। फिर उसके बाद आपने लिक्विड जो हमारे पास होगा इसको आपने लेके जाना होता है गैस में, यानी गैसियस स्टेट में आपने इसको लेके जाना होता है। तो इसका क्या तरीकाकार है, ग्राफिकली देखिएगा जरा, हमने वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया हुआ है और एक्सिस पे हमने टाइम को लिया हुआ है। तो कुछ टाइम्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं, T1 टाइम है, या हमारे पास T2 टाइम है। अब क्या था, हमारे पास आइस थी, तो उसका टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया -30 फिर -20, तो देन उसके बाद हमारे पास उसका टेम्परेचर क्या है, 0 सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास उसका आया। तो जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन कर दिए थे तो -30 -20 और फिर उसके बाद 0, मतलब ये 0 इसके सामने है, ये मैं इसको जरा रेज करके लिख देता हूँ, तो 0 यहाँ पे इसके सामने है, यानी ये स्ट्रेट लाइन जो हमारी इसके सामने 0 है। तो अब क्या हुआ था, आइस ने हीट जो थी उसको गेन किया था, यानी हमने बर्नर लगा के आइस को जब हीट दी तो आइस ने उस हीट को क्या किया, गेन किया। आइस ने उस हीट को गेन किया, और गेन करने के बाद जब उसका टेम्परेचर 0 सेल्सियस पहुंचा तो आइस क्या होगी, आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी। यानी अब देखें कि वाटर की जो बॉन्डिंग होती है, यानी H2O वाटर हमारे पास है, तो इसमें डेफिनेटली बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल्स की, एटम की बॉन्डिंग है। तो उस बॉन्ड को क्या करना है,
ब्रेक करना है इसने। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या था कि हमने जो हीट दी है तो इस वजह से इसका टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, यानी टेम्परेचर 0 सेल्सियस ही रहेगा। कब तक? जब तक आइस कंप्लीटली लिक्विड में नहीं चली जाती। यानी यहां पे अगर 0 सेल्सियस पे देखें तो जब आइस ने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया था तो हमारे पास यहां पे आइस और वाटर का क्या बन गया था, आइस और वाटर का मिक्सचर बन गया था। तो अब आइस मजीद क्या हो रही है, वो मेल्ट हो रही है, वो वाटर में चेंज हो रही है, और तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। बिकॉज वो क्या किया, उस टेम्परेचर ने, उस हीट ने उसको क्या किया, उसको बॉन्डिंग जो उसकी थी वाटर की, जो उसके दरमियान बॉन्डिंग थी मॉलिक्यूल्स के दरमियान, आप ये कह लो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो उस बॉन्डिंग को क्या किया, इसने ब्रेक किया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आइस कंप्लीटली वाटर में चलेगी, यहाँ पे तो वाटर आइस का मिक्सचर था, लेकिन जब आइस कंप्लीटली वाटर में चली गया, लिक्विड में चली गया, तो फिर से टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। यानी हीट जो है वो गेन करना शुरू कर दी वाटर ने, और ऐसा ऐसा टेम्परेचर क्या उसका होना शुरू हो गया, टेम्परेचर उसका बढ़ना शुरू हो गया, यानी टेम्परेचर में चेंज आने लग गया। तो यहां पे जाके 100 सेल्सियस पे देखते हैं कि वाटर क्या होने लग जाता है, वाटर बॉयल होने लग जाता है, और फिर से इसका टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, और लिक्विड किस में चेंज होने लग गया, लिक्विड गैसीय स्टेट में चेंज होने लग गया। यही हमारी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि डेफिनेशन में हमने ये चीज आपको बताई थी कि क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस at its boiling point without any change in its temperature। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेल्सियस होता है। तो वाटर क्या होगा, वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, वाटर जो है वो गैसीय स्टेट में जाने लग गया, यानी लिक्विड जो होगा हमारे पास वो स्टीम में जाने लग गया, वेपर्स बनने लग गए उसके, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। और ये हमने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था कि लेटेंट का मतलब क्या है, हिडन, और यहाँ पे हिडन चीज जो थी वो क्या था, टेम्परेचर था। मतलब टेम्परेचर हिडन था या टेम्परेचर कांस्टेंट था, या आप ये कह लो कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और यही चीज हमने लिखी थी कि क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है, वाटर 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज नहीं होगा, और लिक्विड किस में जाने लग जाएगा, गैसीय स्टेट में जाने लग जाएगा। तो अब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर 100 सेल्सियस ही रहेगा। कब तक 100 सेल्सियस रहेगा, जब तक मुकम्मल तौर पर लिक्विड जो है वो गैसीय स्टेट में नहीं चला जाता, तो तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 सेल्सियस ही रहेगा। और यहाँ पे हमने कुछ टाइम भी दिखाए, ये हमने टाइम कहा कि T1 टाइम था हमारे पास, इस टाइम को हमने T2 का नाम दिया, और इस टाइम को हमने T3 का नाम दिया। तो फिर से जरा देखिएगा कि टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, जब तक आइस कंप्लीटली इनटू वाटर में, या आप ये कह लो कि आइस कंप्लीटली इनटू लिक्विड में नहीं चलेगी। उसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया, और अब जो है टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 100 सेल्सियस पे पहुंच गया, और 100 सेल्सियस पे जाके वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया, उसके वेपर बनने लग गए, स्टीम में जाने लग गया। तो लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैसीय स्टेट में जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक टेम्परेचर हमारे पास कितना रहेगा, 100 सेल्सियस ही रहेगा। तो यानी हमने टाइम भी आपको साथ साथ बताया कि एक्सिस पे हमने टाइम लिया था, और वाई एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया, और किस तरह से इसमें जो हीट हमने दी, हीट गेन हो रही है, फिर इसके बाद टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, फिर से टेम्परेचर में इजाफा होना स्टार्ट हो गया, और फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, और लिक्विड जो था वो कंप्लीटली किस में चेंज हो गया, लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैसीय स्टेट। तो इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारा जो टॉपिक था आज का वो कंप्लीट हुआ। और एक बात याद रखिएगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वो ग्रेटर होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि क्यों ऐसा होता है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होती है वो ग्रेटर होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।